So today we will study Sturm comparison theorem. This theorem says that you have two positive functions q1 and q2, where q1 is bigger than q2 for every x, and let y1 and y2 are non-zero solutions of these two equations respectively. So y1 is a solution of first one, y double prime plus q1y, this one, and second y2 is solution of this with q2. Then this theorem says that y1 vanishes at least once between any two conjunctive zeros of y2. So y1 solution uh, to corresponding q1 which is bigger than q2. So solution corresponding to bigger one, bigger q, vanishes at least once between any two successive zeros of smaller q. So we assume that q1 and q2 are two positive functions. These are given assumptions with q1 greater than q2, and we have two equations where y1 is a solution of first one and y2 is a solution of second. Okay, so we assume that x1 and x2 are two successive zeros of second solution y2. Okay, so at x1 y2 is 0, and at x2 y2 is also 0. Then we need to prove that y1 has 1 0 inside this interval. Okay, so y1 vanishes at least once. So seeking a contradiction, we assume that y1 does not vanish on the interval x1 x2. अब जीरोज होने का मीनिंग क्या है कि दो ही जीरोज हैं, इसका मीनिंग क्या होगा? तो y2 कैसा भी हो ऐसे जाएगा, इस पे भी जीरो है, इस पे भी जीरो है, उल्टा भी हो सकता है इधर भी. So you can take positive or negative. Okay, so we may assume that both y1 and y2 are positive on x1 x2. Otherwise you can replace their negative to prove. अब ये सिचुएशन है, मान लो ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये आपका x1 है, दिस इज माई x2. तो डेरिवेटिव क्या होगा इस पे? इंक्रीज कर रहा है फंक्शन जैसे. सो इन पर्टिकुलर this means that we can take y2 derivative at x1
एंड y2 डेरिवेटिव एट x2। जीरो बनना है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, अब पूरा फंक्शन जीरो तो है नहीं, ठीक है। y2 is not, y2 is a non-trivial solution, so this is not zero for every x, ठीक है, नॉन जीरो है ये। तो अब डेरिवेटिव फिर इसका ग्रो करेगा, उल्टा भी हो सकता है, इधर भी जा सकते हैं, सो वी आर टेकिंग वन डायरेक्शन, इंक्रीज करेगा, फिर ये जीरो बनना है तो मतलब डिक्रीज करेगा, सो x2 पे डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। तो फिर हम वैसे तो ये अलग अलग सोल्यूशन है, देन वी राइट ए रॉन्स्कियन टाइप एक्सप्रेशन। रॉन्स्कियन नहीं है ये, रॉन्स्कियन हम कब लिखते हैं, जब y1 y2 एक इक्वेशन का सोल्यूशन हो, इक्वेशन एक हो, सोल्यूशन y1 y2 हो उसके डिफरेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। बट यहाँ पे क्या है, y1 एक डिफरेंट इक्वेशन का सोल्यूशन है, y2 डिफरेंट इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो हम एक रॉन्स्कियन टाइप फार्मूला लिख रहे हैं, देन वी राइट ए रॉन्स्कियन टाइप एक्सप्रेशन फॉर y1 एंड y2। तो क्या लिखा है मैंने, रॉन्स्कियन टाइप एक्सप्रेशन ये लिखा है, जो y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, एवरीथिंग ऑल आर फंक्शंस ऑफ x, यू कैन राइट x, सब में x लगाना है, x लगा दो, सो एवरीथिंग इज अ फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ से डेरिवेटिव निकालो w डैश, तो वो क्या आएगा y1, फिर करोगे y2 डैश y1, ये कैंसिल होगा, बचेगा ये y2 y1 डबल डैश, ठीक है। डिफरेंशिएट करना है इसको, एक एक टर्म कैंसिल होगा। अब y2 सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस q2 y2, ठीक है। इक्वेशन ये थी ना, y डबल डैश प्लस q2 y इक्वल टू 0, सो y2 सॉल्यूशन है, y2 विल सेटिस्फाई। सिमिलरली y1, तो y1 क्या बनेगा, y1 फर्स्ट का सॉल्यूशन है, सो y1 दिस इज इक्वल टू 0, सो यू हैव माइनस q1 y1, तो यहां से कॉमन ले लो q1 माइनस q2, y1 y2 कॉमन होगा, सो दिस इज q1 q2, ठीक है जी। अब ये q1 q2 से बड़ा है, और y1 y2 को आप पॉजिटिव ले रहे हो ऊपर वाली साइड, सो w डैश इज पॉजिटिव, ओके। सो ऑन इंटीग्रेटिंग, अब उसका इंटीग्रल कर दो, कहां से कहां तक, यहां से x1 से x2 तक, ऑन इंटीग्रेटिंग फ्रॉम x1 टू x2, यू गेट, बोलो इंटीग्रेशन इसका क्या आएगा इंटीग्रल। सर Q1 Q2 कॉमन आ जाएगा, पहले बाय पार्ट्स कर लेंगे, फिर बाय वन और बाय टू को। हाँ जी, Q1 Q2 हमें नहीं पता, हम मतलब साइन देखना है इसका, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल क्या आएगा, w डैश का w आ जाएगा, सो w x2 माइनस w x1, और राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, इंटीग्रल आप कर रहे हो स्मॉलर टू बिगर, सो दिस विल बी पॉजिटिव, ठीक है। सो ऑन इंटीग्रेटिंग यू गॉट w x2 माइनस w x1 ग्रेटर देन 0, तो इसका मीनिंग क्या होगा, जो w x2 है वो w x1 से बड़ा है, ठीक है यहां तक। सो यस आल्सो, सर। अब रॉन्स्कियन में की वैल्यू देखते हैं, w x1 क्या बनेगा रॉन्स्कियन x1 पे, रॉन्स्कियन टाइप कह रहा हूँ, ये फार्मूला था w x, इसमें फिट कर दो, क्या वैल्यू आएगी, y1 एट x1 y2 डैश एट x1 माइनस y2 एट x1 y2 एट
x1 कितना होगा, 0 है, हम तो ये मान रहे हैं ना। क्या वैल्यू आएगी इसकी wx1 की? फर्स्ट टर्म में बचेगी y1 at x1, y2 dash at x1. Second term will vanish due to y2 x1, that will be 0. इसको हम पॉजिटिव मान रहे हैं। दूसरा आप लिखोगे wx2, wx2 क्या बचेगा, y1 at x2, y2 dash at x2। y1 को आप पॉजिटिव ले रहे हो, डेरिवेटिव को आप नेगेटिव ले रहे हो। यही तो हमने क्लेम किया था ना कि डेरिवेटिव बढ़ेगा फिर कम होगा तभी तो 0 बनेगा ये। तो ये दिस इज नेगेटिव, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट क्या होगा इनका, नेगेटिव या 0 हो सकता है। अब हमने क्लेम क्या किया था कि wx2 wx1 से बड़ा है ऊपर, ये देखो। अब यहाँ पे wx1 पॉजिटिव है, wx2 नेगेटिव है, तो कौन सा बड़ा हुआ, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से बड़ा होगा। So this fact and this both are contradicting. So these two facts contradicts, यानी कि ये दो लाइनें हैं लास्ट वाली, these two lines contradict the fact that wx2 greater than wx1. So therefore our assumption was wrong. So y1 vanishes at least once between any two successive zeros of y2. This completes the proof. तो हमने कैसे प्रूफ किया है, सो हमने दो जीरोस ले लिया y2 का, x1 x2, बाय अज्यूमिंग दैट y1 डोंट हैव एनी जीरो इनसाइड दैट। तो दोनों को हमने एक साइन का ले लिया, y1 एंड y2 बोथ आर पॉजिटिव ऑन x1 x2। इसका मीनिंग, अब y2 के दो रूट हैं, एक x1 है एक x2 है, तो उसका मीनिंग है अगर ये सिचुएशन अगर पॉजिटिव है तो पहले इंक्रीज करेगा फिर ये डिक्रीज करेगा। तो y2 का डेरिवेटिव x1 पे इस पॉइंट पे पॉजिटिव होगा, इस पे नेगेटिव होगा। Then we wrote a Wronskian type expression for y1 and y2, ठीक है, by assuming that y1 don't vanish। फिर इसका डेरिवेटिव किया हमने, तो यहां से जो Wronskian का वैल्यू x2 से x2 पॉइंट पे है, इस पे वैल्यू है इससे बड़ा आ रहा है। बट अगर हम फॉर्मुलेशन देखें Wronskian का, उसमें आप फर्स्ट वाला पॉइंट फिट करो, सेकंड वाला पॉइंट फिट करो, तो बड़ा कौन सा आ रहा है, पहले वाले पॉइंट पे। दैट वाज कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या आया वैसे प्रैक्टिकली, सर मतलब एक इंटरवल में वो क्रॉस करेगा एक्स एक्सिस हाँ को। क्रॉस करेगा, ठीक है, कि हम एक सेम साइन का नहीं ले सकते, वो क्रॉस करेगा, यही कॉन्ट्राडिक्शन था। शाबाश। तो इसमें इतना ही है स्टर्म थ्योरी में। तो एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। अच्छा पहले वो सिंपल वाला लिख लेना। अब ये थ्योरम लगा के बताओ इसमें। एक इक्वेशन ये है आपके पास, लेट अस से
एक ये है इक्वेशन और एक इक्वेशन ये है। apply the Sturm comparison theorem and say something about these about the zeros of two equations. कह सकते हो कुछ? पहले के जीरोस क्या होंगे? सर e की पावर अल्फा sin x cos x। दूसरे की कौन सा बड़ा है? कह सकते हो? उसमें नहीं है क्या? चलो इसको छोड़ो, ये ले लो। क्वेश्चन है अप्लाई स्टर्म कंपैरिजन थ्योरम एंड कमेंट। एक्सरसाइज है, करना इसको। कंपेयर टू इक्वेशंस, मेक ए कमेंट। और कई बार ये हेल्पफुल भी रहता है। दैट इज नेक्स्ट एग्जांपल कि एक इक्वेशन डिफिकल्ट वाली है। इक्वेशन है शो दैट इज फेमस बेसल्स इक्वेशन। we will also study this equation in next chapter. Show that the Bessel's equation, this is second order variable coefficient equation, xy prime plus x square minus p square, p एक कांस्टेंट है। क्वेश्चन है शो दैट द बेसल इक्वेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म। पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा ना, नॉर्मल फॉर्म। कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू नॉर्मल फॉर्म। we have result for normal form. So firstly transform this equation into normal form. ये बनेगा नॉर्मल फॉर्म इसका 4p स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट। सो आगे क्वेश्चन कंटिन्यू है। फर्दर शो दैट इफ yp p इस p के कॉरस्पॉन्डिंग yp be a non-trivial solution of Bessel's equation on positive x-axis. For x positive, ठीक है। if p is 0 to half, तो शॉर्ट में लिखते हैं इसको। so yp be non-trivial solution of this equation for x positive. comment on 3 cases, बाकी हम डिस्कस कर लेंगे। comment on 3 cases। पहला है p की वैल्यू 0 और हाफ के बीच में हो। दूसरा केस है अगर p हाफ से बड़ा हो तो क्या होगा। और थर्ड केस है p इक्वल टू हाफ हो तो क्या होगा। So you need to comment on these 3 cases. So firstly write it in normal form. कैसे बनाई थी नॉर्मल फॉर्म, ध्यान है कुछ? What you substitute?
सर y is equals to uv ले लेते हैं. So we take y equal to uv, okay, with v क्या था, सीधा रिजल्ट यूज करेंगे, अब प्रूफ नहीं करेंगे. v is integration एक्सपोनेंशियल exponential e की पावर minus px. कुछ हाफ भी था वहां पे, नहीं px ही था, -1/2. -1/2. ओके, Yes. ट्रस्ट कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, मेरे पास आंसर नहीं है कैसे करना है, ठीक है. तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए ना, वो रिजल्ट किसके लिए था, ये भी इम्पोर्टेंट है. वो सेकंड डेरिवेटिव वन कोएफिशिएंट था. पहले आप इसको ट्रांसफॉर्म कर लो, इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो. सो 1/x y प्राइम प्लस डिवाइड बाई x स्क्वायर. ओके, सो विद यहाँ से p लिखेगा, p क्या था, y डबल प्राइम प्लस p क्या है 1/x, ठीक है. तो इसको अगले का हमने q का था, q क्या है x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर डिवाइड बाई जो भी है विद p एंड q भी लिख दो, q इक्वल टू x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर. तो v को सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, ठीक है. और स्टैंडर्ड फॉर्म या तो आप सब्स्टिट्यूट कर लो या फिर आप सीधा लिख दो, इधर यू सब्स्टिट्यूट और यू राइट डायरेक्टली. तो v का जो वैल्यू आएगा v इक्वल टू कितना आएगा, e रेज़ टू पावर -1/2 integration p dx. log x, तो 1/√x आ जाएगा. अच्छा. तो y क्या आ जाएगा, u डिवाइड बाई √x. तो नॉर्मल फॉर्म क्या थी, यू कैन फिट डायरेक्टली. तो नॉर्मल फॉर्म क्या थी, u डबल प्राइम प्लस q प्लस 1/4 p स्क्वायर माइनस 1/2 p डैश. सो दिस इज नॉर्मल फॉर्म. तो इसमें वैल्यू फिट करके q का वैल्यू, p का वैल्यू, अच्छा फिर b तो चाहिए नहीं हमें. या आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो अगर ये स्टैंडर्ड फार्मूला आपने यूज नहीं करना. इफ यू डोंट वांट टू यूज दिस, ओके, सो फ्रॉम दिस y differentiate it from this y, find y dash, करना है इसको, find y dash, find y double dash, fit substitute in given equation, and simplify. तो आपको u में इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है. तो जो इक्वेशन मिलेगा फाइनली वो यही होगा, सिंप्लीफाई करने पे आपको ये मिल जाएगा. सो अगर आप डायरेक्ट करना चाहो या फिर आप सीधा फार्मूले में फिट कर दो उसमें, ठीक है. सो केस 1 that you need to make the comment. So case 1 p0 to half. तो मेनली तो गिवन इक्वेशन हमारी जो हमने रिजल्ट लिखे हैं वो इसके लिए थे, ठीक है. अभी जो लिखा है, अगर इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करना हो किसी इक्वेशन से तो हमें देखना पड़ेगा. मान लो मैं इसको कंपेयर करता हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन से. वैसे मैंने क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट छोड़ दिया. क्वेश्चन में ये था कि आपने स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है. स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास ये है, किससे कंपेयर करना है आपने, ठीक है. तो इसमें तो जो Q था वो 1 है इसका, तो इक्वेशन का. अब इसका Q ये है 1 + 1 - 4p² / 4x² एक्सेट्रा, ठीक है. तो इसको देख के आपने कमेंट करना है
इस इक्वेशन से कंपेयर करना है। सो दैट वाज कंप्लीट क्वेश्चन। कंप्लीट क्वेश्चन ये था कि अगर p02 है, then every interval of length pi contain at least one zero of yp। तो अगर जीरोस और हाफ के बीच में हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी? देन 1 प्लस ऊपर 1 माइनस 4 पी स्क्वायर कर लिख लो, ये पॉजिटिव बनेगा तो 1 से बड़ा आ जाएगा ये। इसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, 2p लेस देन 1 तो 4p स्क्वायर लेस देन 1 है, तो 1 माइनस 4c p स्क्वायर पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा तो सॉरी पॉजिटिव होगा और 1 प्लस समथिंग पॉजिटिव, सो यू हैव ग्रेटर देन 1। तो बेसल इक्वेशन को आपने कंपेयर करना है y डबल प्राइम प्लस y। सो वी अप्लाई स्टर्म कंपैरिजन थ्योरम। वैसे 1 से बड़ा हम कह सकते हैं, तो 1 कौन सी इक्वेशन में आएगा? y डबल प्राइम प्लस q अगर 1 हो। सो अप्लाई स्टर्म कंपैरिजन थ्योरम to Bessel's equation and equation ठीक है। सो विच हैज, इसका सोल्यूशन हमें पता है, विच हैज वन सोल्यूशन sin x और you can take another and another is another cos x। अब sin x की जीरोस के बारे में हमें पता है ना, every interval of length pi contain one zero। जीरोस है क्या इसकी? 0 पाई 2 पाई, हर एक पाई के बाद इसका जीरोस है। सो देयरफॉर ये सॉल्यूशन u यानी कि बेसल का u हैज एटलीस्ट 1 0 on each of the intervals। इंटरवल कौन से? n माइनस 1 पाई और n पाई। और n क्या है? नेचुरल नंबर। सो एवरी इंटरवल ऑफ लेंथ पाई। ठीक है, अब ये कहते हैं ना कि उसकी जीरो है, जीरो और पाई, तो उनके बीच में इसका एक जीरो जीरो जरूर होगा, वो वाला रिजल्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो बेसल इक्वेशन का हर एक इंटरवल के अंदर एक एक जीरो जरूर होगा। सो फाइनली सो दस every solution, sorry, every interval of length pi contains at least one zero of yp। ठीक है, तो डिफिकल्ट वन की जीरोस को किससे कंपेयर किया? सिंपल वाले से हमने कर दिया। और सिंपल वाले के जीरोस हमें पता है, हर एक पाई पाई के बाद रूट आने हैं उसके, हर एक पाई के मल्टीपल पे जीरो बनेगा वो, तो उनके बीच में बेसल का भी होगा। ठीक है, केस सेकंड बताओगे क्या आएगा सेकंड में? अब इनका रोल स्विच कर देना आपने, you need to switch the role।
So we don't have much time. Okay, let me finish. Case 2. So if P greater than half, अब ये 1 प्लस 1 माइनस 4p² अपॉन 4x², ये 1 से छोटा होगा। तो अब इनके रोल उल्टे हो जाएंगे। सो वी अप्लाई स्टर्म कंपैरिजन थ्योरम टू इक्वेशन दिस, जिसका Q बिगर है, एंड दिस, एंड बेसल इक्वेशन and Bessel's equation, and we conclude that between two conjunctive zeros, मतलब जो इसकी जीरोज होंगी, जो भी होंगी, अब रोल स्विच कर दिए ना, इसके रूट लेंगे हम बेसल के, there exists at least one root of sin x, ठीक है। तो क्या कंक्लूड करोगे? We conclude that between any two successive zeros, मान लो अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा of u, there exists at least one zero of sin x. केस 3, आप कंपैरिजन थ्योरम लगाते हो ना, तो Q1 Q2 लिख लो ना। Q1 आप बड़े वाले को कहते हो, तो छोटे वाले की दो जीरोस के बीच में बड़े वाले का y1 वैनिशेज एटलीस्ट वंस। केस 3, अगर P हाफ होगा तो बेसल इक्वेशन क्या बन जाएगी? देन बेसल इक्वेशन रिड्यूसेस टू ये फैक्टर 0 बन जाएगा जब हाफ होगा। तो अगर हाफ है तो हमें सोल्यूशन ही पता मिल गया। सो सॉल्यूशंस आर sin x and cos x. So the zeros of these functions differ by pi का डिफरेंस है इनके बीच में। तो ये डिस्कस करना था हमने। तो क्वेश्चन कंप्लीट क्या था कि अगर P 0 और हाफ के बीच में है, सर डिफर बाय पाई के बाद हम ये बोलेंगे कि cos x का 0 sin x के कंसेक्यूटिव जीरोस के बीच में आता है। वो हाँ ठीक है, वो कह सकते हो आप, बट इनका आपस में साइन की जीरोस की बात करें या कोसाइन की बात करें तो उनमें डिफरेंस पाई का है, ठीक है। यस। तो हम सॉल्यूशंस के, तो अगर हाफ है P तो फिर आप सॉल्व हो गया, नो नीड टू डिस्कस, ये सॉल्व हो गया, ठीक है, ये वही बन गया। तो अगर आप मतलब कहने का मीनिंग है इस थ्योरम की एप्लीकेशन क्या है कि एक आपके पास सिंपल इक्वेशन है, एक डिफिकल्ट है, सो यू कैन से समथिंग अबाउट द जीरोज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफिकल्ट वन, कि वो कहाँ पे होंगी। सिंपल को देख के हम ये प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि वो जो उसका सॉल्यूशन होगा वो किन किन पॉइंट के बीच में वैनिश होगा। प्रिसाइसली हम नहीं बता सकते कहां पे होगा, बट यू कैन मेक ए प्रेडिक्शन। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर 2। एनी कंक्लूडिंग कमेंट?
कुछ पूछना? सर यूनिकनेस और एग्जिस्टेंस के क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, कहाँ से करें? तो मतलब आपने अपने जो एक्सरसाइज असाइनमेंट दी में उसके एक अलावा ही क्वेश्चन था एमसीक्यू वाला, तो इतना हमें समझ नहीं आ रहा कि क्विज में फिर क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, इस वजह से क्वेश्चंस ढूंढने पड़ रहे हैं। तो थ्योरम्स पढ़ो ना,